छात्राओं, आज हम इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से संबंधित एक और क्वेश्चन को लेते हैं, उसे हल करके देखते हैं। श्री मोहन जयपुर में आयकर अधिकारी हैं। उनके 2 रेजिडेंशियल हाउस है। पहला हाउस दिल्ली में है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1 जुलाई 2012 को स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर 2015 को बनकर पूरा हो गया। इस हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने 1 जनवरी 13 को इलाहाबाद बैंक से 1 लाख रुपए का 12% की रेट से लोन लिया और 30 जून 2019 को उस लोन का पेमेंट कर दिया। यह हाउस उन्होंने एक कंपनी को 4000 पर मंथ की रेंट पर दे रखा है। सेकंड हाउस जयपुर में है। 1 मार्च 19 को इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। 1 जून 19 से वे इसमें खुद रहने लगे। मतलब ये हुआ कि 1 मार्च 19 से 1 जून 19 तक मकान खाली रहा। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1 अगस्त 17 को 60,000 का लोन लिया था 12% पर एनम की रेट से। दोनों हाउसेस के बारे में क्या क्या एक्सपेंसेस हैं बताए हैं और अदर आइटम्स भी बताई हैं। उनका म्युनिसिपल वैल्यू बताया है, म्युनिसिपल टैक्स पे किया है जो कि अलग अलग रेट से पे हुआ है। फर्स्ट हाउस पर 10% की रेट से और सेकंड हाउस में 6.25% की रेट से उनकी म्युनिसिपल वैल्यू का। रिपेयर का एक्सपेंसेस चुकाया गया है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। लोन का इंटरेस्ट भी उन्होंने बताया है, पहले में 3000, दूसरे में 7200। जो एसएससी है मोहन, उसका ट्रांसफर हो गया है 1 दिसंबर 19 को। वो उदयपुर चले गए। पहले वो रहते थे जयपुर में। तो उनके पास में जो हाउस है सेकंड, उसे उन्होंने 400 रुपीज पर मंथ के रेंट पर वो उन्होंने उसे 2500 पर मंथ की रेंट पर दे दिया और वहां उदयपुर में वो एक मकान में रहने लगे जिसका रेंट उन्होंने चुकाया 400 पर मंथ। मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो जो आइटम्स हमने माइनस करनी है वो सारी मैंने आपको बता दी। क्या क्या बताया? एक म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है, एक्सटर्नल डिडक्शन माइनस करना है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन वो माइनस करना है। इन 3 के अलावा कुछ भी होगा क्वेश्चन में गिवन एक्सपेंसेस तो वो माइनस नहीं होगा। जैसे यहां दे रखा है मरम्मत पर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, ना, इसको इग्नोर करना, कुछ भी नहीं करना। जैसे दे रखा है यहां फायर एक्सपेंसेस प्रीमियम पेड, ना, कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन में हमें अन्य बातें जो मकान से संबंधित होंगी, मकान से जुड़ी होंगी, एक्सपेंसेस हैं वो बताए होंगे, पर हमें इन 3 के अलावा अन्य किसी को भी स्वीकार नहीं करना है। केवल ये 3 भी नियमानुसार ही माइनस होंगे और कोई एक्सपेंसेस जो हाउस से संबंधित हो, जो प्रश्न में दिए रखे हो, उनको इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब प्रश्न करके देखते हैं आगे। 2 हाउस है, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था, क्वेश्चन सोल्व करने वाले वीडियो में।
कि हमें पहले हाउस का डिजाइन बना लेना है। कोई स्केल और पेंसिल का यूज नहीं करना, सिंपल सा, ये लो बन गया ऐसे। तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 1 अप्रैल 31 मार्च 20। फर्स्ट हाउस पूरा कंपनी में लेट आउट है, ये आपने पढ़ ही लिया, प्रश्न में देख ही लिया। सेकंड हाउस 1 मार्च को बना है और वो 1 जून से रहने लगा। हमें मार्च का कोई काम नहीं करना, हमें तो 1 अप्रैल से सोचना है। 1 अप्रैल से लेकर 1 जून तक हमें पुरानी अवधि नहीं देखनी है। तो इसके अनुसार 2 महीने के लिए हाउस वैकेंट रहा। फिर 1 जून को वह रहने लगा और तब तक रहा जब तक उसका ट्रांसफर नहीं हो गया 1 दिसंबर को। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड में यूज हुआ 6 मंथ्स के लिए। उसके बाद उसने रेंट पर दे दिया 1 दिसंबर से लेकर हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग तक, हमारा प्रीवियस ईयर क्लोजिंग तक 31 मार्च 20, अर्थात 4 मंथ्स के लिए वह लेट आउट स्टेज में रहा। तो वैकेंट पीरियड 2 मंथ्स, सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड 6 मंथ्स एंड लेट आउट पीरियड 4 मंथ्स। क्या मानेंगे? हमने पढ़ा है कि जब भी किसी हाउस में एक बार भी वर्ड लेट आउट आ गया तो वो पूरा हाउस लेट आउट की तरह ही ट्रीट होगा। तो पहला तो लेट आउट है ही क्लियरली, दूसरे में भिन्न भिन्न अवधि में भिन्न भिन्न कार्य हुए हैं, भिन्न भिन्न उपयोग हुए हैं, इसमें से एक उपयोग लेट आउट का भी है, तो इस पूरे हाउस को भी लेट आउट मानना होगा। अब हम देखते हैं इन पे कैलकुलेशन क्या क्या करनी होगी। और पहला हाउस भी लेट आउट है तो लेट आउट जीओ भी कैलकुलेट करना होगा और इंटरेस्ट लोन भी कैलकुलेट करना होगा। दूसरा हाउस भी लेट आउट है तो इसमें भी जीओ भी कैलकुलेट करना होगा और इंटरेस्ट लोन कैलकुलेट करना होगा। पहले हम ये चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे प्रश्न हल करने का ये तरीका, पहले हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद में हम फिर लास्ट में हमारी कैलकुलेशंस को स्टेटमेंट में लिखकर फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले जीवे फर्स्ट हाउस का आपने उसमें पढ़ा था म्युनिसिपल वैल्यू, वहां कहीं भी एफआर नहीं बता रखा, एसआर नहीं बता रखा, तो वही म्युनिसिपल वैल्यू हम लोग ले लेंगे। वो अमाउंट है 24,000 की। एआरआर 48,000, क्योंकि प्रश्न हमें बताता है कि वह हाउस रेंट पर दिया है, 4,000 रुपीज पर मंथ रेंट पर ये लिखा हुआ है, अर्थात हम लोग 4,000 के हिसाब से सीधे 12 महीने का 48,000 ले लेंगे, क्योंकि कहीं भी वह सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड नहीं बताता है। इस फर्स्ट हाउस के बारे में कहीं भी वह अनयूटिलाइज्ड रेंट के बारे में नहीं बताता है, कहीं भी वह वैकेंट पीरियड के बारे में नहीं बताता है सेकंड हाउस में, अर्थात पूरा फर्स्ट हाउस के बारे में, अर्थात पूरा फर्स्ट हाउस होगा। इसका सेकंड पॉइंट एआरआर होगा 48,000, 4,000 इंटू 12, दोनों का जो अधिकतम होता है वही जीए माना जाता है। तो जीए भी होगा 48,000, और चूंकि वैकेंट पीरियड का रेंट नहीं है तो हमारा फाइनल जीएवी 1 के बाद फाइनल जीएवी भी 48,000 ही होगा। आप करेंगे ठीक से हो जाएगा। सेकंड हाउस के बारे में म्युनिसिपल वैल्यू बता रखा है, आप देखें उसको, म्युनिसिपल वैल्यू बता रखा है 18,000, और सेकंड हाउस रेंट पर भी दिया है, वो रेंट बता रखा है 2,500 पर मंथ। चलिए तो सेकंड हाउस 18,000
जब हमारे पास में एफआर ना हो, एसआर ना हो, तो जो म्युनिसिपल वैल्यू है वही हमारा ईआर बन जाएगा। एआरआर कैलकुलेट करने के लिए ये जो टेबल हम यूज करते रहे हैं उसी को करेंगे। 12 मंथ्स की एआरआर होती है 2500 इंटू 12, 30,000। हमें पता है, जो हमने डायग्राम में देखा था, बनाया था सेकंड हाउस का, कि उसमें एसओपी है 6 मंथ्स का, उसमें वीपी था 2 मंथ्स का, और उसमें लेटर था 4 मंथ्स का। प्रश्न कि शॉर्ट नोट्स लिखने से पहले, फाइनल सॉल्यूशन करने से पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था, यहां आप समझ पाएंगे डायग्राम का कितना फायदा होता है। तो इंटू 12 करेंगे, 15 इंटू 2500 करेंगे तो 15,000, इंटू 2 करेंगे तो 5,000, 2500 पर मंथ रेंट से इंटू 4 करेंगे तो 10,000। प्रश्न अनुसार यूआर बिल्कुल नहीं है, जो भी है वो रेंट रिसीवेबल है, और हम लोगों को एआर लेना होता है यह अमाउंट रेंट रिसीव या रिसीवेबल प्लस वीपी का रेंट, अर्थात 15,000। इन दोनों का मैक्सिमम जीओवी 1 होगा, ये है 18,000, और जीओवी कैलकुलेट करने के लिए इस 18,000 में से माइनस करेंगे वह जो वैकेंट पीरियड का रेंट है, अर्थात 5,000। हमारा फाइनल शॉर्ट नोट नंबर 2 हो गया, जीओवी सेकेंड हाउस का 3,000। अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा नोट नंबर 3। फर्स्ट हाउस के संबंध में इन्होंने लोन लिया है और लोन रीपे कर दिया है 30 जून 2019 को। आप प्रश्न दोबारा देखेंगे ना, आप वहां से पकड़ लेंगे बात को। तो हमें जो रेवेन्यू नेचर लोन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वह कैलकुलेट करना होता है 1 अप्रैल से लेकर तब तक का जब तक का लोन यूज हुआ है, और 30 जून 2019 को लोन अगर रीपे हो गया तो वह यूज हुआ है ओनली फॉर 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। तो हम रेवेन्यू नेचर पर 1 लाख रुपीज का लोन है, 12% पर एनम रेट है, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो अमाउंट आएगी 3,000 रुपीज। कैपिटल नेचर इंटरेस्ट जैसे हम लोग करते रहे हैं, डेट ऑफ लोन 1 जनवरी 13, डेट ऑफ परचेज ऑफ हाउस 31 दिसंबर 2015, इससे पहले की मार्च 31 मार्च 15, फर्स्ट और थर्ड डेट के बीच का अंतराल अर्थात 13 पूरा, 14 पूरा, 15 के 3 मंथ्स, 27 मंथ्स। इस 1 लाख पर 12% की रेट से 27 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बनेगा 27,000। और फाइनली हमारी अमाउंट होगी इंटरेस्ट की जिससे डिडक्शन लेनी है, रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट प्लस कैपिटल नेचर इंटरेस्ट का 1/5 अर्थात 3,000 प्लस 27,000 का 1/5 यानी कि 3,000 प्लस 5,400, फाइनली 8,400 रुपीज। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर फर्स्ट हाउस है। एक बार मुझे बताएं सोचकर कि हमने यहां 30,000 या 2 लाख से कंपेयर क्यों नहीं किया। इससे पहले के वीडियो में तो हमने किया था कंपेयर, यहां क्यों नहीं किया? अरे भाई कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि कंपेयर केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के मामले में ही किया जाता है। ये तो लेट आउट है, लेट आउट में कंपेयर नहीं होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गलती आपसे हो जाती है, याद रखिएगा। अब इसके सेकंड नोट पर आते हैं। सेकंड नोट, ये फोर्थ नोट पर आते हैं। सेकंड हाउस के बारे में यहां मैंने चेंज नहीं किया था। ये सेकंड हाउस है, इसको सेकंड हाउस पढ़ेंगे। रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट सेकंड हाउस के बारे में जो लोन लिया है सूचना के अनुसार उसको प्रीवियस ईयर के दौरान रीपे नहीं किया है। अतः पूरे 12 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 60,000 रुपीज पर, और ये अमाउंट बनती है 7,200।
इसका कैपिटल नेचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 1 अगस्त 2017 को लोन लिया, 1 मार्च 19 को मकान बनकर तैयार हो गया, इससे पहले की 31 मार्च 2018 और फर्स्ट और थर्ड डेट के बीच का जो अंतराल है वह है 1 अगस्त 17 से 31 मार्च 18 तक का, यानी 8 मंथ्स। कैपिटल नेचर इंटरेस्ट टोटल है 8 मंथ्स का 4800 का, और हम यहाँ 7200 हमारा रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट और 4800 का 1/5 हमारा कैपिटल नेचर इंटरेस्ट का 1/5 ओनली 20%, अतः 7200 प्लस 960 सेकेंड हाउस में 8160 का इंटरेस्ट हमें माइनस करना होगा। तो प्रश्न जब सॉल्व किया तो पहले डायग्राम बनाया, क्या क्या हल करना वो लिखा, और उसके बाद में शॉर्ट नोट के माध्यम से सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा, अब जो परफॉर्मा है उस परफॉर्मेंस से लिखना है। फर्स्ट हाउस के बारे में बड़ा क्लियर है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, आप यहाँ जरूर लिखेंगे फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 और प्रीवियस ईयर 2019-20। ये आप हर एग्जाम्पल में लिखेंगे। मैं इसके बाद के जो एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको उनमें मैं भी लिख के आपको बताऊंगा। तो जीएवी हमने कैलकुलेट किया था 48,000। एमटी प्रश्न बताता है म्युनिसिपल वैल्यू का कितना चुकाना है, डिफरेंस हो जाएगा एवी। स्टैंडर्ड डिडक्शन इस एवी का 30%। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने अपने नोट में कैलकुलेट किया था 8400, और ये अमाउंट जब माइनस कर देंगे हम लोग एवी में से तो हमें मिलेगा इस हाउस का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अमाउंट है 23,520। ये माइनस की अमाउंट गलत लग गई है, ये माइनस के अमाउंट को नहीं पढ़ना है आपने। और सेकंड हाउस में वो भी लेट आउट है, उसका जीएवी हमने कैलकुलेट किया था 13,000। म्युनिसिपल टैक्स बता रखा है 6.25% म्युनिसिपल वैल्यू का, वो भी माइनस कर दिया। माइनस करने से हमें मिला एवी 11,875। इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 3562। इंटरेस्ट लोन हमने कैलकुलेट कर लिया था 8160, और जब ये माइनस करेंगे तो हमारे सेकंड हाउस की इनकम हुई 153। हमें फाइनल सॉल्यूशन बताना है 23,520 प्लस 153 इज इक्वल टू, जो भी आएगा सॉल्यूशन वह हमारे इस चैप्टर का आंसर होगा। इंटरेस्ट और स्टैंडर्ड डिडक्शन और म्युनिसिपल टैक्स, बस ये 3 ही खर्चे माइनस हमने किए हैं, और जो करने हैं बाकी सबको छोड़ देना है। हमारा इस प्रश्न का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आंसर प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों हाउसेस के चारों नोट को आप दोबारा देखें, करके देखें, और इसका फाइनल सॉल्यूशन भी एक बार अपने हाथ से करके निकालें। ठीक है, मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।